मोरक्को ने कहा, मैं पारस के माँ बाप से पूछता हूँ ट्रांसफार्मर मशीन का वो हिस्सा कहाँ छुपा कर रखा गया है, और जोजो के भाइयों से कहता हूँ मशीन के बाकी 2 हिस्से मेरे पास पहुंचा दिए जाएं। जब तीनों हिस्से एक जगह होंगे, वो मशीन मुकम्मल होगी तो मैं उसे आजमा कर देखूंगा। वो ट्रांसफार्मर का काम करेगा और मेरे दिमाग में भी टेलीपैथी की सलाहियत पहुंचा देगा। तो मैं तुम्हारी बहन जोजो को और फरहाद तुम्हारे बेटे पारस को आज़ाद कर दूंगा। पारस ने कहा, मेरे पापा कहते हैं हमें सोचने की मोहलत दी जाए। हालांकि मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो जोजो के दिमाग में खामोश था। यकीनन शीबा उसे समझा रही थी। उधर जोजो ने अपने भाई शारपर की हदायत के मुताबिक कहा, मेरे भाई भी मोहलत चाहते हैं। मोरक्को की आवाज़ सुनाई दी, कोई बात नहीं, 24 घंटे की मोहलत दे सकता हूँ। रात आराम से गुजार लो, कल सुबह तक जवाब मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना सुबह से दोनों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हल्की हल्की अजियतें पहुंचाई जाएंगी, फिर उन अजियतों को इंतहा तक पहुंचाया जाएगा। ये जब तड़पेंगे और अपनी मासूम जुबानों से फरियाद करेंगे तो यकीनन माँ बाप का और भाइयों का कलेजा दहल जाएगा। पारस ने कहा, चूंकि तुमने 24 घंटे की मोहलत दिया, इसलिए हमें मुकम्मल कैदी बनाकर रखना मुनासिब नहीं है। हो सकता है हमारे दरमियान समझौता हो जाए, लिहाजा हमें किसी कमरे में नजरबंद रखा जा सकता है। जोजो ने भी अपनी भाई की हदायत के मुताबिक कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी जब तक हमारे बुजुर्गों से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमें किसी मुनासिब कमरे में रहना चाहिए। मोरक्को का कहकहा सुनाई दिया। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ मोहलत इसलिए हासिल की जा रही है कि तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाए। कोई बात नहीं, वो अपनी हसरत पूरी कर लें। तुम दोनों को किसी मुनासिब कमरे में मुंतकिल किया जा रहा है। फिलहाल पारस और जोजो के सिलसिले में इत्मीनान हो गया। मैं अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हमारा सफ़र जारी रहा। ड्राइवर जाग रहा था, बाकी अपनी अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाए सो रहे थे। इस वक्त हम पानीपत के इलाके से गुजर रहे थे। सुबह के 5 बजने वाले थे। मैंने कहा, तुम ड्राइव करते करते थक गए होगे, किसी करीबी शहर में गाड़ी रोक लो, हम वहाँ 4-6 घंटे आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनकर रानी सरदार जाग गई। फिर अंगड़ाई लेती हुई मेरी तरफ घूमकर अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कहा, तुमने अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है। वो बोली, मैं कहाँ सो रही थी, बस जाग रही थी, कभी कभी तुम्हें देखती जाती थी। मैंने हंसते हुए कहा, बाज लोग घोड़े बेचकर सोते हैं और सुबह उठकर यही बयान देते हैं कि नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उस पर झुककर आहिस्तगी से कहा, क्या मैं सच तक पहुंचने का हुनर नहीं जानता? तब वो चौंक कर मुझसे अलग हो गई। अपने आंचल को सर पर रखते हुए सोचने लगी, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये देवता हैं, हमारे अंदर पहुंचकर तमाम झूठ और सच मालूम कर लेती हैं। शायद मैं गहरी नींद सो रही थी, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मगर ख्वाबीदा दिमाग को इन्होंने पढ़ लिया है। हम आधे घंटे में एक छोटे से शहर तक पहुंच गए। वहां एक छोटे से होटल में कमरा किराए पर लेकर सबसे पहले मैंने नींद पूरी करने का इरादा किया। रानी सरदार ने कहा, आप इत्मीनान से लेट जाएं, मैं आपको सुला दूंगी। मेरा दिमाग मुझे खुद सुलाता है और खुद ही बेदार कर देता है। तुम भी आराम से नींद पूरी कर लो। हमारे बॉडीगार्ड शंभू दादा जाग रहा था। मैंने कहा, तुम्हें भी नींद पूरी करना चाहिए। दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसी के साथ बिस्तर लगाकर सो जाओ। किसी बात की फिक्र न करो, जो होगा देखा जाएगा। यूं भी मैं अपने दिमाग को हदायत देता हूं कि कमरे के अंदर गैर मामूली बात हो तो फौरन आंख खुल जाए। मैंने अपनी नींद के लिए 5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया, फिर आराम से सो गया। लेकिन आराम कहाँ नसीब होता है। मुसलसल 3 घंटे तक नींद पूरी की थी। अचानक आंख खुल गई। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शंभू दादा ने हड़बड़ाकर उठते हुए पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से हमारी एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, शंभू दादा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। दरवाज़ा फौरन खोला गया। वह शख्स अंदर आकर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, आप किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करें। एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि इस होटल में फरहाद अली तैमूर है। यहाँ से किसी एक बच्चे को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या तुम पूरे यकीन से कहते हो कि होटल को चारों तरफ से घेरा गया है? शायद आप यकीन ना करें, 100 से भी ज़्यादा मुसल्लह पुलिस की नफरी के जरिए हर तरफ से नाकाबंदी की गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शारपर इतनी ओछी चाल चलेगा। जो होना था वो हो चुका था। पुलिस फोर्स चारों तरफ से होटल को घेर चुकी थी और मेरे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। मैं कमरे में टहलते हुए सोचने लगा। सोचने का भी ज़्यादा वक्त नहीं था। शंभू दादा ने कहा, मालिक, आपकी जगह मुझे जान देना पड़े तो हाजिर हूँ। आप कोई ऐसी तदबीर सोचें कि आपका ये दास मर जाए, आप जिंदा सलामत यहाँ से निकल जाएं। मैं उसकी बातें सुनकर उसे सोचती हुई नज़रों से देखने लगा। एक तदबीर दिमाग में पक रही थी। मैंने कहा, मुझे फ़ौरन धोती और कमीज़ ला कर दो। शंभू दादा, तुम बूढ़े हो, मैं जो तदबीर सोच रहा हूँ उस पर तुम अमल नहीं कर सकोगे। काली चरण को बुलाओ। मेरे अहकामात की तामील की गई। मेरे लिए धोती और कमीज़ लाई गई। मैं लिबास तब्दील करते हुए काली चरण से कहने लगा, तुम मेरे हम कद हम उम्र हो, जिस आमद एक जैसी लिहाजा रानी सरदार के साथ रहोगे, इस तरह जैसे तुम दोनों में बहुत मोहब्बत है। रानी सरदार ने कहा, मैं तुम्हारे सिवा किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और क्या क्या करना है?
फिलहाल मेरी खातिर शर्म और हया को भूल जाओ, जो कर सकती हो करती रहो। मैं फरार का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कामयाबी से निकल गया तो तुम सबको हिरासत से निकाल ले जाऊंगा। ये कहते ही मैं कमरे से निकल गया। अब इतना मौका था कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि पुलिस वाले बाहर का मोर्चा मजबूत कर रहे थे। अंदर आने से पहले इत्मीनान करना चाहते थे कि मेरी टेलीपैथी से किसी अफसर वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे आदमी मुझे पल पल की खबर पहुंचा रहे थे। एक ने आकर बताया कि एक अफसर होटल के काउंटर पर खड़ा हुआ रजिस्टर चेक कर रहा है कि किस कमरे में कौन ठहरा हुआ है, किसका क्या नाम है और कौन कहाँ से आया है। होटल के तमाम कमरों से मुसाफिर निकल आए थे। मैं तीसरी मंजिल से उतरकर दूसरी मंजिल पर आ गया। एक कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते हुए रुक गया। अंदर किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। मैंने बारी बारी दोनों के दिमागों में पहुंचकर मालूम किया। वो दिल्ली से आए थे, कल ही उनकी शादी हुई थी। वो हनीमून मनाने जा रहे थे। उन्होंने रात गुजारने के लिए उस होटल में क्याम किया था। इससे पहले कि वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करते, पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उससे शख्स ने अंदर से झुंझला कर कहा, कौन है, चले जाओ यहाँ से। मैं उसे दरवाजे के पास आकर खोलने पर मजबूर कर चुका था। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर पहुंचा। फिर उसे बंद करते हुए बोला, विजय शर्मा, चीखने चिल्लाने की कोशिश न करना। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। तुम्हारे अंदर के तमाम राजों को जानता हूँ। तुम बाहर से कुछ हो, अंदर से कुछ। तुमने कल शादी की और शादी से एक रात पहले एक साहूकार के यहाँ डाका डाला। तुम अपनी इस धर्म पत्नी पर साबित करना चाहते हो कि तुम कंगाल नहीं हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत है। तुम्हारा डाका कामयाब रहा, मगर वो साहूकार चीखने चिल्लाने लगा तो तुमने उसकी जुबान बंद करने के लिए उसे कत्ल कर दिया। मैं बोल रहा था। विजय शर्मा पीछे हटकर घबराया हुआ सा मुझे देखता जा रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा हमजाद हूं। उस रात कत्ल करते वक्त तुमने ये ख्याल नहीं किया कि एक बिजली सी कौन गई थी? उसके बाद तारीकी छा गई थी, जानते हो। मैंने फ्लैश लाइट से तुम्हारी तस्वीर उतारी थी, ठीक कत्ल करने के दौरान। वो जर्द पड़ गया। मैंने कहा, मैं वो तस्वीर अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। शर्त यह है कि जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। उसने परेशान होकर कहा, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। फिर उस औरत की तरफ देखा जो किसी अच्छे ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खूबसूरत भी थी, जवान भी थी। उसे अच्छे से अच्छे घराने के खूबरू जवान मिल सकते थे। पता नहीं विजय शर्मा के फ्रेब में कैसे आ गई। ये तफसीली बातें बाद में मालूम की जा सकती थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, माला, तुम एक धोखेबाज के चक्कर में पड़ गई हो। ये तुम्हारे जरिए तुम्हारे बाप की दौलत हासिल करना चाहता है। इसे ना तो तुमसे मोहब्बत है, ना ही कोई हमदर्दी। वक्त आने पर यह तुम्हें भी कत्ल कर सकता है। वह पहले ही परेशान हो गई थी। उसने कहा, मैं विजय की सूरत देखकर समझ गई हूं कि यह बहरूपिया है। आपके आते इसका रंग बदल गया है। क्या वाकई आप इसके खिलाफ सबूत फराम कर सकती हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल पुलिस वालों के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। यूं भी ये लोग किसी बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? ऐसा कहते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया और उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। उसने कहा, आप मेरे देवता बनकर आए हैं। मुझे इस धोखेबाज की असली सूरत दिखा चुकी हैं। बेशक मैं आप पर भरोसा करूंगी। मैंने विजय शर्मा से कहा, इस लम्हा से तुम्हारा नाम विजय शर्मा नहीं होगा। तुम अपना कोई सा भी नाम पुलिस वालों को बता सकते हो। अगर तुमने खुद को विजय शर्मा कहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस को सबूत पेश कर दूंगा। फिर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं बचा सकेगा। वो फौरन हाथ जोड़कर बोला, मैं अपना नाम बदलूंगा। होटल का मैनेजर या दूसरे मुलाजिम तुम्हें नाम से नहीं पहचानते हैं। कोई ये नहीं जानता कि 32 नंबर के कमरे में जो विजय शर्मा है उसकी शक्ल सूरत कैसी है। यहाँ रोजाना 50 मुसाफिर आते जाते हैं। मैं तुम्हारी जगह विजय शर्मा बनकर माला के साथ रहूंगा। अब तुम बताओ, यहाँ से बाहर जाकर क्या करोगे? उसने अपनी अटैची की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं अपनी रकम ले जा सकता हूँ? मुझे कोई फायदा पहुंचा सको तो ले जाओ। यहाँ तीसरी मंजिल के एक कमरे में एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ ठहरा हुआ है। मैं कल से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे 10,000 रुपये कर्ज लिए थे। इस अटैची में 25,000 हैं। अगर तुम मुझे ये रकम दे दो तो मैं ऊपर जाकर उसे 10,000 अदा करूंगा और उसे कहूंगा कि मैं सिर्फ उसका कर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। इस तरह पुलिस वालों को वो भी गवाही देगा कि उसे कर्ज के 10,000 मिल चुके हैं। तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन वो तुम्हें विजय शर्मा के नाम से जानता है। इस होटल में 2 विजय शर्मा होंगे तो? वो मेरी बात काट कर बोला, मेरे मुख्तलिफ नाम है। मुझे वो कर्ज देने वाला आदमी महेश के नाम से जानता है। फिर तो कोई बात नहीं, अटैची यहीं रहने दो, सिर्फ 25,000 निकाल कर ले जाओ। उसने जल्दी से अटैची खोली, 25,000 निकाले, फिर उन्हें जेब में ठूंसता हुआ कमरे से निकलने लगा। मैंने कहा, एक बात याद रखना, अगर भूले से भी पुलिस को यह कहा कि मैं तुम्हारी जगह 32 नंबर के कमरे में हूं तो? उसने एक हाथ से कान को पकड़ते हुए कहा, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो बाहर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। माला तन्हाई में मुझे देखकर घबरा रही थी। मैंने कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस इतनी मेहरबानी करना कि पुलिस वाले मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त करें तो मुझे विजय शर्मा कहना। मुझे अपनी शादी के कागजात निकाल कर दिखाओ। मैं उन्हें अपनी अटैची में रखना चाहता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम अपनी नज़रों में गिर जाओ। उसने पूछा, आप कौन हैं
और पुलिस से क्यों छुपना चाहती हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। वो मुझसे दूर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं बिस्तर के सिरे पर बैठकर सोचने लगा शार्पर से किस तरह राब्ता कायम किया जाए, क्योंकि मैं जो कुछ यहाँ कर रहा था वो किसी पुलिस अफसर के दिमाग में रहकर इसके खिलाफ कार्रवाई करा सकता था। मसलन विजय शर्मा के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर सकता था कि मैं उसकी जगह 32 नंबर के कमरे में हूं। इसी तरह रानी सरदार के साथ जो शख्स फरहाद बना हुआ था वो उसकी भी असलियत पुलिस वालों को बता सकता था और मैं उसे ऐसी हरकतों से रोकना चाहता था। फौरी तौर पर शार्पर से राब्ता कायम करने का तरीका यही था कि मैं हार्पर के दिमाग में पहुंचकर उसे भाई से राब्ता करने पर मजबूर करूं। लिहाजा मैंने ख्यालख्वानी की परवाज़ की और हार्पर के दिमाग में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे पहले हार्पर की तरफ ध्यान देना चाहिए था। मैं शार्पर के चक्कर में उसे नज़रअंदाज करता रहा था। अभी चंद घंटे पहले शार्पर ने अपने भाई हार्पर से राब्ता कायम किया था और उसे कहा था, मैं इस्तांबुल में जोजो के साथ बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम हिंदुस्तान में फरहाद के पीछे लग जाओ। वह शिमला से दिल्ली की तरफ जा रहा है, डाकुओं के एक गिरोह के साथ है। वो इतनी जल्दी अपना रास्ता नहीं बदल सकेगा। तुम उसे पानीपत के इलाके तक पहुंचने से पहले ही पुलिस पार्टी के जरिए घेर सकते हो। वहां के हुक्मरानों को इतला दो कि वो बड़ी आसानी से फरहाद को घेर कर गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसे घेरने के लिए बहुत होशियारी और निहायत खामोशी से अमल करने की ज़रूरत होगी। अगर वो बच निकलने में कामयाब हो गया तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। लिहाजा तुम उसे पुलिस पार्टी के साथ ज़रूर रहना। किसी अफसर के दिमाग में रहकर वहां घेरे जाने वाले एक एक आदमी एक एक औरत के दिमाग को पढ़ना, इस बार फरहाद निकल नहीं पाएगा। मुख्तसर यह कि हार्पर अपने भाई शार्पर के अहकामात की तामील करते हुए मेरे पीछे पड़ गया था। उसने पुलिस के जरिए चारों तरफ से मुझे घेर लिया। मेरे बच निकलने की कोई सूरत नहीं थी। वो किसी अफसर के दिमाग में रहकर ख्यालख्वानी के जरिए मुझे बेनकाब कर सकता था। अब मेरे सामने एक ही रास्ता रह गया था कि मैं हार्पर के सामने खुलकर आ जाऊं। अब तक चुपचाप उसके दिमाग में पहुंचता रहा था और अब बराह रास्त मुखातिब करने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, हेलो हार्पर, एक कछुआ अपने खोल से कितना बाहर निकल सकता है? उतना ही ना जितना उसकी जिसामत हो। तुम कितने हाथ पांव फैलाओगे? वो बौखलाकर एक हाथ से अपने सर को थामकर खला में तक रहा था। मैंने कहा, क्या मेरे लब लहजे को नहीं पहचानते? क्या तुमने मेरा रिकॉर्ड कैसेट नहीं सुना है? वो एकदम से घबरा गया, परेशान होकर हकलाकर कह रहा था, क्या तुम फरहाद अली तैमूर हो? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, मैं बहुत अरसे से तुम्हारे दिमाग में हूं और चुपचाप तुम्हारी मसरूफियात को समझता रहता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुपर मास्टर बनने के लिए भरपूर कोशिश करने के बाद नाकाम हो चुके हो। बहरहाल ये बातें करने का वक्त नहीं है। अभी तुमने जिस होटल को पुलिस के जरिए घेर रखा है मैं वहां मौजूद हूं, लेकिन तुमने मुझे बेनकाब करने की कोशिश की तो याद रखो, मैं तुम्हें ज़हनी अजियतें दे देकर मार डालूंगा। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मेरी गिरफ्तारी? उसके होश उड़ चुके थे। वह बदहवास हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी, फरहाद अली तैमूर आखिर उसके दिमाग में कैसे पहुंच गया? मैंने कहा, अगर तुम ये सोचने में वक्त गुजारोगे तो मैं नमूने के तौर पर दिमागी झटका पहुंचाता हूं। वो नहीं कहना चाहता था। इससे पहले ही मैंने ज़बरदस्त झटका पहुंचाया। वो जहां बैठा था वहां से कई फुट ऊपर उछला, फिर नीचे आकर फर्श पर गिरा और चीख चीख कर तड़पने लगा। दोनों हाथों से सर को थामकर कहने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। टेलीपैथी को अपने अंदर मुंतकिल करने से पहले दिमाग को मजबूत कर लेना चाहिए था। तुम लोग इतनी खुशफहमी में मुब्तला रहे कि मुझे बिल्कुल ही हकीर समझने लगे। तुम्हारा ख्याल था मैं कभी तुम्हारे दिमागों तक नहीं पहुंच सकूंगा, मगर नमूना दिखा दिया। अब फैसला करो। उसने थरथराते हुए कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अभी वहां के आला अफसर के दिमाग में पहुंच रहा हूं। मैं उस अफसर को मिसगाइड करूंगा, गलत बयानी से काम लूंगा। तुम उस होटल से निकल जाओ। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। मेरे वहां से निकलने से पहले तुम्हारा इरादा बदलेगा तो गिरफ्तार होने से पहले या मरने से पहले तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं उस अफसर के दिमाग में जा रहा हूं, तुम अपना इत्मीनान कर सकते हो। मैं उसके दिमाग के जरिए उस आला अफसर तक पहुंच गया जिसकी क़यादत में पुलिस पार्टी ने होटल को घेर रखा था। उसका असिस्टेंट मेगाफोन के जरिए ऐलान कर रहा था, फरहाद अली तैमूर, रानी सरदार और उनके तमाम साथी हथियार फेंककर दोनों हाथ ऊपर उठाकर होटल के बाहर आ जाएं। हम सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देते हैं। इसके बाद खुद आएंगे और तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर ले जाएंगे। फरहाद अली तैमूर को मालूम होना चाहिए इस बार वो हमारे मुहासरे से निकल नहीं सकेगा। हार्पर उस आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर कह रहा था, मैं आपके दिमाग में मौजूद रहूंगा। होटल के जितने मुसाफिर आपके सामने से बातें करते हुए गुजरेंगे, मैं उनके दिमाग में पहुंचकर फरहाद अली तैमूर को बेनकाब करूंगा। आप अपनी कार्रवाई 15 मिनट के बाद शुरू कर सकती हैं। मैंने रानी सरदार को मुखातिब करके कहा। 15 मिनट के बाद होटल के मुसाफिरों को बारी बारी काउंटर के पास आकर बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। हर एक से बयान लिया जाएगा। तुम अपने आदमियों को समझा दो कि वह सबसे आखिर में निकलें। अभी 15 मिनट पूरे होने के लिए काफ़ी वक्त था। मैं और बहुत कुछ कर सकता था। लिहाजा उस आला अफसर के जरिए दूसरे मातियत अफसरों तक पहुंचने लगा।
होटल के चारों तरफ मुसल्ला सिपाही राइफलों के साथ मौजूद थे। चारों तरफ जो बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए थे उनमें सब मशीन गन्नें थीं। ऐसे इंतजाम देखकर मैंने अपने प्रोग्राम में जरा सी तब्दीली की। फिर रानी सरदार को मुखातिब करके कहा, तुम सब आखिर में नहीं बल्कि पहले होटल से निकलो। तुमसे पहले मैं एक औरत के साथ बाहर निकलने वाला हूं। तुम लोग 10 मिनट पूरे होने तक फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर घड़ी देखी, फिर माला को देखते हुए कहा, हम यहां से जाएंगे। तुम अपना बैग संभाल लो, मैं अटैची उठा लेता हूं। याद रखना मैं तुम्हारा शौहर विजय शर्मा हूं। तुम मुझे शौहर तस्लीम करने में जरा झिझक महसूस करोगी या चेहरे से घबराहट जाहिर होगी तो पुलिस वाले ताड़ लेंगे। वो अपने बैग को संभालते हुए बोली, आपने मुझे एक धोखेबाज से बचाया। मैं कोशिश करूंगी कि आप पर कोई आंच ना आए। 10 मिनट पूरे होने वाले थे। मैंने फिर रानी सरदार को मुखातिब करते हुए कहा, होटल से बाहर निकलने के बाद तुम सब एक साथ वैगन कार में जाकर ना बैठना। तुम शंभू दादा और कालीचरण के साथ जाओगी। बाकी साथी मुख्तलिफ टैक्सियों या बसों में बैठकर दहली की तरफ जाएंगे। वहां पहुंचकर हम सब एक साथ हो जाएंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं, माला एक दौलतमंद बाप की बेटी थी। उसे शिमला जाने के लिए बाप ने एक नई कार खरीद कर दी थी। मैंने कहा, उस कार की चाबी मुझे दे दो। उसने चाबी मेरे हवाले कर दी। हम उस कमरे से निकले। पुलिस वालों की वार्निंग के मुताबिक 15 मिनट पूरे हो चुके थे। अब मेगाफोन पर कहा जा रहा था, होटल में रहने वाले मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो एक एक करके काउंटर के पास आएं और अपनी शनाख्त कराने के बाद बाहर चले जाएं। माला मेरे साथ चलती हुई फर्स्ट फ्लोर तक आई। अब मेगाफोन से कहा जा रहा था, हम फरहाद अली तैमूर से कहते हैं, अगर वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे तो ये मुसाफिर परेशानियों से बच जाएंगे। माला ने इससे पहले भी मेगाफोन के जरिए मेरा नाम सुना था। दूसरी बार फिर वही नाम सुनकर मुझे टटोलती हुई नजरों से देखने लगी। मैं उसे अनजान बनकर उसके ख्यालात पढ़ रहा था। वो धड़कते हुए दिल से सोच रही थी, क्या मेरे साथ फरहाद अली तैमूर है? नहीं, यकीन नहीं आता। वो तो कोई अजूबा है, किसे कहानियों का किरदार है। वो कभी हाँ के अंदाज में सोच रही थी और कभी ना के अंदाज में। मैंने हार्पर के पास पहुंचकर कहा, मैं सबसे पहले आ रहा हूं। मेरा नाम विजय शर्मा है और मेरी बीवी का नाम माला। मैं जीने से उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, फिर काउंटर के पास आ गया। वहां वो आला अफसर, दूसरे 2 मातियत अफसरों और चंद सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ था। इन तमाम सिपाहियों के पास स्टेन गन्नें थीं। उन स्टेन गन्नों और बाहर रखी हुई सब मशीन गन्नों से ज्यादा खतरनाक हार्पर था जो आला अफसर के दिमाग में था। मुझे बचकर जाने का मौका कभी ना देता, लेकिन अब बेचारा मजबूर हो गया था। वहां बैठे हुए मातियत अफसरान मुझसे और माला से अलग अलग सवालात करने लगे। मैं कभी माला के दिमाग में पहुंचकर उसके जवाब सुनता और उसी के मुताबिक खुद जवाब देता। बाकी हमारे पास शादी वगैरह के सिलसिले में ऐसे कागजात थे जिनके पेश नज़र शुबा नहीं किया जा सकता था। फिर हार्पर ने आला अफसर से कह दिया, मैं इनके दिमागों को पढ़ चुका हूँ। यह शख्स विजय शर्मा है और माला उसकी धर्मपत्नी। ये तस्दीक होने के बाद आला अफसर ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी। हम वहां से जाने लगे। हमारे पीछे रानी सरदार और कालीचरण अपनी शनाख्त के लिए पहुंचे। अब कालीचरण को मेरा रोल अदा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक दूसरे को मियाँ बीवी साबित कर रहे थे और उनके सवालों के सही जवाब देते जा रहे थे। हार्पर ने फिर तस्दीक कर दी कि इनमें ना तो फरहाद है और ना ही कोई फरहाद का साथी। उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। उनके पीछे हमारे दूसरे आदमी आ रहे थे, अपनी शनाख्त करा रहे थे और हार्पर उनकी तस्दीक करता जा रहा था और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। सिर्फ 45 मिनट के अंदर सब बारी बारी वहां से निकल आए। वो मेरी हदायत के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के लिए अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे थे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता था वहां से दूर चले जाना चाहते थे। मैं माला की कार में आकर बैठ गया। उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए उससे पूछ रहा था, क्या तुम्हारा शिमला जाना ज़रूरी है? वे गहरी सांस लेकर बोली, अब किस लिए जाऊंगी? हम दिल्ली चलते हैं, मैं तुम्हें वालदैन के पास पहुंचा दूंगा। मैं तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करने लगा। वो थोड़ी देर तक विंड स्क्रीन के पार देखती रही, फिर मुझे देखते हुए आस्तगी से बोली, एक बात पूछूं? उसके पूछने से पहले मैंने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हूं। मैंने टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि बात जुबान तक आने से पहले ही आप तक पहुंच गई। क्या आप बता सकते हैं अब आपसे क्या कहने वाली हूं? तुम सोच रही हो अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे यकीन हो गया कि मैं फरहाद अली तैमूर के साथ हूं। ओह गॉड, आप तो मेरी सोच का एक एक लफ्ज़ अदा कर रही हैं। वाकई ये कमाल का हुनर है। मुझे पहले ही शुबा था आप मेरे साथ हैं और मैं हैरान थी कि इतने सख्त पहरे से किस तरह निकल पाएंगे। मैं देख रही हूँ वो पहरेदार अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करने के लिए वहीं बैठे होंगे, एक एक शख्स को टटोल रहे होंगे और आप आराम से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे मुतल्लिक ज़्यादा और अपने मुतल्लिक कम सोच रही हो। तुम्हें यह देखना और समझना है कि शादी की नाकामी के बाद अपने वालिदैन को और घर वालों को क्या जवाब दोगी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे फादर अंधे हैं। पिछले साल आंखों की बेनाई चली गई। एक पुराना वफादार मैनेजर हमारा कारोबार ईमानदारी से चला रहा है। 10 बरस पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया। रफ्ता रफ्ता मेरे फादर ने दूसरे रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, क्योंकि सब मतलबी और खुदगर्ज हैं। विजय शर्मा से मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी। मेरा अपना कोई रिश्तेदार शरीक नहीं हुआ।
मैंने पूछा, क्या वो मैनेजर भी नहीं? वो कारोबार के सिलसिले में कलकत्ता गया है। जब मैं विजय शर्मा की दुल्हन बनकर घर आई तो मेरे अंधे बाप ने हमारा इस्तकबाल किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि विजय शर्मा को ना तो तुम्हारे फादर पहचानते हैं और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार उसे जानता है? यही बात है। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ अपने फादर को किस तरह जाकर कहूंगी कि मैं धोखा खा गई। उनका दिल टूट जाएगा। वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मैं उन्हें सदमा पहुंचाना नहीं चाहती। वो झूठा फरेबी विजय शर्मा मेरे साथ होता तो अच्छा होता। मेरी जिंदगी बर्बाद होती कोई बात नहीं, मगर अंधे बाप की दिल को तस्कीन तो होती। वो खुश रहते कि मैं एक सुहागन की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं एक मशवरा दूं? मैं बड़ी खुशी से आपके मशवरे पर अमल करूंगी। विजय शर्मा से धोखा खाने के बाद सबक हासिल करो। अपने अंधे बाप को धोखा ना दो। जो बात है साफ और सच कह दो। वो थोड़ी देर तक चुप रही। गाड़ी तेज रफ्तारी से खुली सड़क पर दौड़ती रही। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जुबान से नहीं कहूंगी, आप मेरे दिमाग को पढ़ लें। मैंने चंद लम्हों के बाद कहा, तुम मुझे डमी विजय शर्मा बनाकर बाप के पास ले जाना चाहती हो ताकि वो खुश रहें और तुम्हारी भी इज्जत रह जाए। वो जवाबन खामोश थी, सर झुकाए अपनी साड़ी के आंचल से खेल रही थी। मैंने कहा, मैं एक सैलानी हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। मैं ज़्यादा दिनों तक डमी बनकर नहीं रह सकूंगा। मेरे जाने के बाद क्या होगा? उसने सवाल किया। आपको दिल्ली में छुपकर रहने की कोई जगह दरकार होगी। क्या आप मेरे यहाँ महफूज नहीं रहेंगे? मैं अपनी हिफाजत के 1000 रास्ते तलाश कर सकता हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दो। मैं डमी बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम मेरी बीवी की हैसियत से रहोगी। मैं एक इंसान हूं। मैंने तुम्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया था। सिर्फ इस हद तक कि इस होटल से निकला हूं और इसके बाद हमारा रास्ता अलग हो जाए। मैं तुम्हें नेक मशवरा देता हूं, किसी को डमी शोहर बनाकर अपने अंधे बाप के पास ना ले जाना। वो डमी सचमुच तुम पर अपना हक जताएगा और अपना हक वसूल करेगा। ऐसे मशवरों पर औरत की खामोशी पुरस्कार बन जाती है। वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं लाती, अपनी अदाओं से समझाने की कोशिश करती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उसकी अदाओं को समझने की कोशिश करता। मैंने दिमाग को पढ़ना शुरू किया। वो सोच रही थी कि मैं इतनी गई गुजरी हूं कि बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाला फरहाद मेरी तरफ माइल नहीं हो सकता। जब मैं कॉलेज में थी तो कोई लड़की मेरी तरह हसीन और स्मार्ट नहीं थी। जिन दिनों हम बम्बई में रहते थे वहां मुकाबला हुस्न हो रहा था। उस मुकाबले में हिस्सा लेने का मशवरा बार बार दिया गया, मगर मैंने शिरकत नहीं की। अगर उस मुकाबले में शरीक होती तो मिस बम्बई कहलाती। वो सोच रही थी और उसे अपनी सुबकी का एहसास हो रहा था। एक तरह से तौहीन महसूस हो रही थी। मेरे सामने अपने आप को मनवाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह मुझे अपने पास से जाने न दे, अपने घर ले जाए। उसने कहा, मैं अपनी भलाई क्या देखूं जबकि एक गलती कर बैठी हूं। मैं आपकी भलाई सोच रही हूं। बेशक आप पनाह लेने के लिए 1000 रास्ते इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन किसी भी नई पनाहगाह में इत्मीनान नहीं हो सकता। नई जगह बेशुमार अंदेशे जन्म लेती हैं। आप मेरे यहाँ रहेंगे तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और आपने तो होटल में साबित कर ही दिया है कि आप विजय शर्मा हैं। तुम एक बात नहीं जानती, मेरे दुश्मन भी ख्याल ख्वानी करते हैं। वो उस होटल में मौजूद थे। मैं उनकी एक कमजोरी से वाकिफ हूँ। इस वजह से वो मुझे पुलिस वालों के सामने बेनकाब करने की जुर्रत न कर सके। लेकिन शाम का जहर निकाल देने से क्या होता है? वो अपनी आदत के मुताबिक फन जरूर मारता है। मेरे दुश्मनों के फन मारने से मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सुकून बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे यहाँ आराम से नहीं रह सकूंगा। वो लोग हेरा फेरी जरूर करेंगे, कभी पुलिस वालों को और कभी दूसरे दुश्मनों को मेरी निशानदेही करते रहेंगे, ताकि एक ही जगह आराम से हाथ पांव फैलाकर थकन न उतार सकूं। वो मेरा पीछा करते रहें और मैं आगे भागता रहूं। अभी मेरे मुकद्दर में यही लिखा है। उसी वक्त मुझे अपने सोच में पराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने पहले तो सांस रोकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए पूछा, कौन है? हार्पर ने कहा, मैं आपके दिमाग में आने की जुर्रत कर रहा हूं। आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। ये राज फाश हो चुका है कि फरहाद विजय शर्मा के नाम से होटल में था और माला नामी औरत के साथ जा चुका है। मैंने पूछा, ये राज कैसे खुला? मेरे पास भाई शार्पर आए थे। मैं उनसे यह कह ना सका कि आप मेरे दिमाग में पहुंचने लगे हैं। अगर कहता तो भाई की नज़रों में कमतर हो जाता। मैं अपनी बहन रोजाना और भाई आर्मर से बरतर समझा जाता हूँ। मैं उनके सामने अपनी यह कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता। ये मेरे हक में बेहतर है। मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुका हूं। आगे बोलो, क्या हुआ? भाई शार्पर ने पूछा कि मैं फरहाद को बेनकाब क्यों नहीं कर सका। तब मैंने बात बनाई कि एक डॉक्टर के मशवरे से दवा खा रहा हूं। उस दवा का रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से मैं सही तौर पर ख्याल ख्वानी ना कर सका। जब विजय शर्मा के दिमाग में पहुंचा तो शायद फरहाद ने मुझे महसूस कर लिया, इसलिए उसने मेरी कमजोर ख्याल ख्वानी से फायदा उठाते हुए अपने ख्यालात को विजय शर्मा की हैसियत से मुस्तहकम रखा। इस तरह मैंने भी तस्दीक कर दी। बहरहाल फरहाद साहब, मैंने भाई शार्पर से बात बनाई है। वैसे कब तक ऐसा करता रहूंगा? अब शायद मैं रातों को ख्वाब आवर गोलियों के बगैर सो ना सकूं। हमेशा आपकी तरफ से खतरा महसूस होता रहेगा। शार्पर तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। भाई से मोहब्बत करते आए हो, अब अपनी सलामती के लिए दुश्मन से भी मोहब्बत करते रहो। बेशक ख्वाब आवर गोलियां खाकर ही नींद आएगी, मगर सोचो, सिर्फ नींद आएगी, मौत तो नहीं आएगी।
मैं कान पकड़ कर कहता हूँ, आइंदा आपको कभी दुश्मन नहीं समझूंगा। मुझे घेरने के लिए क्या किया जा रहा है मैं ये भी नहीं कह सकता। भाई शार्पर ने आपके मामलात फिर अपने हाथों में ले लिए हैं। मुझसे कहा है जब तक दवाएं खा रहा हूं आराम करता रहूं। यानी होटल में जिस पुलिस पार्टी ने मुझे घेरने की कोशिश की थी वो मेरे ताकुब में नहीं रहेगी। दूसरी पुलिस पार्टियां आएंगी। सिर्फ पुलिस नहीं, फौज भी आएगी। आप होशियार रहें, अपने बचाव की फिक्र करें। वो तो ज़रूर करूंगा, मगर जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़े और मैं तुम्हें आवाज़ दूं तो फ़ौरन चले आना। आप आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो नींद से उठकर बैठ जाऊंगा। मैं कार ड्राइव करता हुआ एक छोटे से शहर से गुजर रहा था। मैंने वहीं गाड़ी रोकती माला ने पूछा, क्या बात है? मुझे अफसोस है, अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है। उसने अचानक ही मेरे बाजू को सख्ती से थाम लिया। फिर कहा, मैं अपनी माला की हैसियत ख़त्म कर दूंगी, अपना नाम बदल दूंगी। सुना है आप मेकअप के माहिर हैं। मेरा चेहरा बदल दीजिए, लेकिन मुझसे दूर मत जाइए। मैं समझ गया ये मुझे नहीं छोड़ेगी। बहस करूंगा तो काफ़ी वक्त ज़ाया होगा। मैंने कहा, यह तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैं मेकअप के जरिए तुम्हारा चेहरा बदल सकता हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं किसी दुकान से मेकअप का सामान खरीद कर लाता हूँ। उसने अपना बैग खोलते हुए कहा, जो ज़रूरत की चीज़ें हों खरीद लें। ये लीजिए 5,000। आज तक फरहाद अली तैमूर को हाथ फैला कर लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं किसी भी मुल्क के सिक्कों से कोई चीज़ नहीं खरीदता। टेलीपैथी दुनिया के हर बाजार में सिक्का राइजुल वक्त है। मैं जल्द आने का वादा करके तेज़ी से चलता हुआ करीबी बाजार में गया, जहाँ दूर तक दुकानें फैली हुई थीं। इन दुकानों के पीछे भी दुकानें थीं। मैं उनके पीछे जाकर माला की नज़रों से ओझल हो गया। सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ था। एक होटल में पहुंचकर खाने का ऑर्डर दिया, फिर आराम से बैठकर माला के दिमाग पर काबिज हो गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग सीट पर आई, कार को स्टार्ट किया, फिर उसे ड्राइव करती हुई दिल्ली की तरफ जाने लगी। 10 मिनट के बाद मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। मेरे सामने मेज़ पर खाना रखा जा रहा था। जब बैरा वापस चला गया तो मैंने माला की खबर ली। वो सड़क के किनारे कार रोककर चारों तरफ हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी मैं यहाँ कैसे आ गई। मैंने कहा, माला, मैंने तुम्हें कार ड्राइव करते हुए दिल्ली जाने पर मजबूर किया है। मेरा तुम्हारा साथ मुमकिन नहीं, लिहाजा इसी तरह ड्राइव करती चली जाओ और भूल जाओ कि कभी फरहाद अली तैमूर तुम्हारी जिंदगी में चंद घंटों के लिए आया था। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं जाऊंगी, मैं वापस आ रही हूँ। उसने फिर कार स्टार्ट की, लेकिन मैंने उसे दिल्ली की तरफ जाने पर ही मजबूर किया। उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया, उसे भी सोचने का मौका दिया। वो अपनी मर्जी के बगैर बेख्तियार कार ड्राइव करती हुई दिल्ली की तरफ जा रही थी। हजार कोशिश के बावजूद ड्राइविंग रोक नहीं सकती थी, गाड़ी को पीछे मोड़ नहीं सकती थी। मैंने कहा, जिद ना करो, मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर अमल करता हूँ। वो झुंझला कर बोली, तुमने औरत को क्या समझा है? क्या उसका फैसला कमज़ोर होता है? मैं तुम्हें अपने पास बुलाकर रहूंगी। शरीफ लड़कियां ऐसी जिद नहीं करती। मैं शरीफ हूँ, आपके सामने बोलते वक्त शर्म भी आ रही थी। अपने दिल की बात बता नहीं सकती थी। मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। फरहाद, प्लीज़ एक दिन के लिए आ जाओ, एक रात के लिए आ जाओ, एक घंटे के लिए आ जाओ, मगर वो एक घंटा मेरी ज़िंदगी में यूं नक्श कर दो कि मैं सारी उम्र तुम्हारे नाम से पहचानी जाऊँ। मैं तुम्हारे पास आने का वादा करूं तो फिर अपने घर जाओगी? ज़रूर जाऊंगी। फिर जाओ, दिल्ली पहुंचूंगा तो जल्द ही मुलाकात करूंगा। उसने सीधे घर जाने का वादा किया तो मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। चुपचाप खाता भी रहा और उसके दिमाग में झांक कर देखता भी रहा। वो खुश थी, उसे यकीन था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने आसपास के माहौल पर तवज्जो दी। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। मेरे करीबी काउंटर पर होटल का मालिक बैठा हुआ ग्राहकों से पैसे वसूल कर रहा था। उसे कुछ ऊंचा बोलने की आदत थी, इसलिए मैं उसके लबे लहजे को गिरफ्त में लेकर मालूम करने लगा। उसके सामने दराज के खाने में कितने छोटे बड़े नोट रखे हुए थे। फिर खाना खत्म करके काउंटर की तरफ जाने लगा। बैरे ने आवाज़ लगाई, धोती वाले साहब से 15 रुपए। काउंटर के पास मुझसे पहले ही 3-4 ग्राहक खड़े हुए अपने पैसे दे रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। उन ग्राहकों में कोई कह रहा था, भाई जल्दी पैसे लो, हमें जाना है। कोई कह रहा था, आज सालन में नमक ज़्यादा हो गया है। मैंने कहा, भाई नमक ज़्यादा हो या कम, मेरे पैसे तो वापस कर दो। होटल के मालिक ने चौंक कर मुझे देखा, फिर पूछा, क्या तुमने पैसे दिए हैं? मैंने कहा, भाई साहब, मैंने 500 रुपये का एक नोट दिया है। ये कहते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो इनकार करना चाहता था, फिर सोच में पड़ गया। दराज खोलकर झांकने लगा। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे दूर खड़ा हूं, लेकिन अपने नोट की पहचान बता सकता हूं। 500 रुपये का नोट है, उसका एक कोना फटा हुआ है और जहां नोट के नंबर लिखे हुए हैं वहां तेल का दाग है। वो बदस्तूर उलझा हुआ था। वो नोट ऊपर ही रखा हुआ था। उसने देखकर तायद में सर हिलाया, मगर कुछ उलझा हुआ भी था। मैं उसके दिमाग में रहकर कायल कर रहा था, भाई ग्राहक ने यही नोट दिया है, वरना उसे कैसे मालूम होता कि मेरे पास जो नोट है उसका उलिया क्या है। उसने 485 रुपये मुझे थमा दिए। ग्राहकों की भीड़ थी, उसे हुज्जत करने की फुर्सत नहीं थी। अगर फुर्सत होती तो मैं उसे बहस करने का मौका ही ना देता। मैं उससे इतनी रकम कभी ना लेता। एक तो बेचारे का खाना खाया, फिर इतनी रकम भी ली। दरअसल बैरे ने जब आवाज़ लगाई कि धोती वाले साहब से 15 रुपये, तब मुझे याद आया कि मैं धोती और कमीज़ में हूँ, लिहाजा मुझे लिबास भी बदलना चाहिए। इसके लिए मजीद रुपयों की ज़रूरत थी, लिहाजा थोड़े से रुपए होटल के मालिक से वसूल कर लिए। मैंने एक दुकान से अपने लिए 4 बेहतरीन जोड़े खरीदे, जिनमें पतलून, शर्ट, वेस्ट कोट, पजामा, कमीज़ वगैरह शामिल थे।
4 जोड़े का 700 रुपये बिल बना। मैं खरीदारी के दौरान दुकान के मालिक के दिमाग को पढ़ रहा था। काउंटर पर पहुंचने से पहले उसकी बेध्यानी में उसके ही कैश बॉक्स से 1000 रुपये निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए। जब मैं वहां पहुंचा तो बिल देते हुए 100 रुपये का एक नोट दिया। उसकी तवज्जो चंद साथ के लिए दूसरी तरफ हटाई और उसके हाथ से 100 का नोट खींच लिया। फिर उसे बिल की तरफ मुतवज्जा किया। उसने कहा 700 रुपये। फिर उसने अपने हाथ में 1000 का नोट देखा और सोचने लगा। मैंने कहा जरा जल्दी करें, मुझे जाना है। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या ये 1000 का नोट आपने दिया है? मैंने हंसते हुए पूछा कि आपको शुभ है। जब मैं इतना बड़ा नोट अपने पास रखता हूं तो एहतियातन उसके नंबर याद कर लेता हूं। नोट आपके हाथ में है, मैं यहां से देख नहीं सकता, मगर नंबर बता सकता हूं। मैंने नोट के नंबर बताए। वो पढ़कर बोला, आप ठीक कहते हैं साहब। मेरा दिमाग जरा कमजोर हो गया है, हालांकि बादाम का हलवा खाता हूं। वैसे भी ये दिन रात का लेन देन है, कोई कहां तक ख्याल रखे। उसने 300 रुपये वापस किए। मैं सामान लेकर वहां से निकला। जूतों की दुकान में जाकर अपने लिए बेहतरीन जूते खरीदे। एक जोड़ी चप्पल पहन ली और जोड़े रख लिए ताकि नए लिबास के साथ पहन सकूं। मैं पिछले 2 दिन से शेव नहीं कर रहा था। एक सैलून में जाकर कहा, मेरी मूंछें और दाढ़ी ऐसी ही रहेंगी, बस जरा खूबसूरती से तराश दी जाए। वहां पर मैंने हमाम में गुसल किया, लिबास तब्दील किया, फिर बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, बाबा कुछ खाया नहीं है, एक वक्त की रोटी खिला दो। मैंने 100 रुपये का एक नोट दिया तो वो खुशी से खिल उठा। फिर मैंने बैग में से वो धोती, कमीज और चप्पलें निकाली जो मैं होटल से पहन कर आया था। ये चीजें भी उसे खैरात कर दी। इसके बाद दिल्ली जाने वाली बस में आकर बैठ गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। बस वहां से रवाना हुई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। खिड़की से झांक कर देखा, वो सी शाहराह के ऊपर परवास कर रहा था। दिल्ली की तरफ से आ रहा था। उसका रुख पानीपत की तरफ था। मैंने फौरन ही माला के दिमाग में पहुंचकर देखा। उसकी कार एक पुलिस चौकी के पास रुकी हुई थी। वो चौकी के एक दफ्तर में बैठी हुई थी। पता चला कि कुछ फौजियों ने उसकी गाड़ी रोकी है, क्योंकि होटल के रजिस्टर में जहां माला के घर का पता लिखा हुआ था वहां कार नंबर भी नोट किया गया था। इस नंबर से वह पहचान ली गई। फिर उसके कागजात देखने के बाद पता चला ये वही माला है जो विजय शर्मा से शादी करने के बाद शिमला जाने वाली थी। उससे पूछा गया, विजय शर्मा कहाँ है? उसने बड़ी उदासी से आप भरते हुए कहा, विजय शर्मा एक धोखा था, बल्कि डबल फ्रॉड था। एक फौजी अफसर ने कहा, डबल फ्रॉड का मतलब क्या है? पहले तो वो विजय शर्मा मेरी समझ में नहीं आया जिसने मुझसे शादी की थी। बाद में होटल के कमरे में दूसरा विजय शर्मा आया। उसने पहले वाले पर इल्जाम लगाया कि वो कातिल है और मेरे बाप की दौलत हथियाने के लिए मुझसे शादी करके शिमला ले जा रहा है। पहले विजय शर्मा ने इस बात का इतराफ कर लिया और दूसरे विजय शर्मा से ना जाने क्यों खौफजदा हो गया। उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम जो कहोगे मैं उस पर अमल करूंगा। तब दूसरे ने उसे कहा कि वो मेरा शौहर बनकर होटल से बाहर जाएगा और जब तक वो ना जाए पहला विजय शर्मा होटल में छुपा रहे। फौजी अफसर ने पूछा, जब होटल के काउंटर पर पुलिस अफसरान चेक कर रहे थे उस वक्त तुमने फ्रॉड विजय शर्मा के मुतल्लिक बयान क्यों नहीं दिया? मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया था। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं और मैं बेख्तियार वो कर रही हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो कह रही हूं जो नहीं कहना चाहिए। इस तरह मैं दूसरे विजय शर्मा के साथ अपनी कार में आकर बैठ गई। वो ड्राइव करता हुआ मेरे साथ तकरीबन 20 मील तक आया। फिर गाड़ी रोककर बोला, तुम यहां से जाओ और ये भूल जाओ कि दूसरा विजय शर्मा भी तुम्हारी जिंदगी में आया था। माला ने बयान देते हुए कहा, मैं दूसरे विजय शर्मा की मौजूदगी में गुमसुम रही थी, मुझे अपना होश नहीं था। जब वो चला गया तब ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग हल्का हो गया है, मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया है और मैं अपने आप को अच्छी तरह पहचानने लगी हूँ। तब मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ जाने लगी। फौजी अफसर ने पूछा, तुमने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं की? रास्ते में कितने ही पुलिस स्टेशन आए, मैंने इरादा किया, लेकिन महसूस हुआ कि मैं इरादा करती हूँ मगर अमल नहीं कर सकती। मेरा दिमाग फिर किसी के काबू में चला जाता है और मैं बेख्तियार सीधी ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ चली जा रही हूँ। क्या तुम बता सकती हो कि तुमसे रुखसत होकर वो किधर गया था? वो शिमला जाने वाली बस में बैठ गया था। इसके बाद ही फौजी अफसर ने अपने दूसरे मातहत अफसर को हुक्म दिया, फौरन हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और अंबाला तक उस बड़ी शाहराह पर नजर रखो। जितनी बसें शिमला की तरफ जा रही हैं उन्हें रोककर चेक करो। मैं मजीद 4 अदद हेलीकॉप्टर इस सिलसिले में रवाना कर रहा हूँ। माला के ख्यालात पढ़ने के बाद मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, तुमने मेरे हक में बहुत अच्छा बयान दिया है, उन्हें मिस गाइड किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती आ रही हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ और आपका दिल जीत लूँ। ऐसी बातें ना करो, अभी इब्तदा है। मेरे साथ रहने वाले लम्हा बलम्हा नई नई मुश्किलात में मुब्तला होते जाती हैं। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, फिल वक्त मैं यही कहूँगी कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इन फौजी अफसरान ने मुझे इसलिए बिठा रखा है कि शायद तुम मुझसे दिमागी राब्ता कायम करोगे। तुम इन्हें यही तासुर दो कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूँ। मैंने होटल से निकलने के लिए तुम्हें और तुम्हारी कार को इस्तेमाल किया। इसके बाद तुम्हें भूल चुका हूँ, शायद कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगा। वो परेशान होकर बोली, ऐसी बात ना करो, नहीं तो मेरा दिल धड़कते धड़कते रुक जाएगा। अपनी धड़कनें संभाल कर रखो। मैं सिर्फ दुश्मनों को यह बयान देने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ज़रूरत पड़ी तो राब्ता कायम करूँगा।
वरना अपने वादे के मुताबिक तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। हमारी बस एक छोटे से गांव के स्टॉप पर रुकी हुई थी। वहां से एक पुलिस अफसर 2 सिपाहियों के साथ सवार हुआ। अंदर आते एक सिरे से तमाम मुसाफिरों को टटोलती हुई नज़रों से देखने लगा, जैसे बहुत ही खूंखार किस्म का ऑफिसर हो और एक नज़र में मुजरिम को ताड़ लेता हो। ड्राइवर और कंडक्टर खुशामदाना अंदाज में उसे सलाम कर रहे थे। कुछ गरीब किसान थे जो उसे देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसे अपनी अपनी सीट पेश कर रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो छोटे लोगों को देखने का आदी नहीं। उसकी नज़रें मेरी तरफ थीं। मेरे पास एक सीट खाली थी। वो बड़ी शान से चलता हुआ मेरे पास आया, फिर ज़रा झुककर मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मेरा नाम मंगल पांडे है, क्या मैं आपके पास तशरीफ़ रख सकता हूँ? मेरे कुछ कहने से पहले उसने तशरीफ़ रख ली। फिर कहने लगा, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग डर के मारे कहते हैं बड़े दारोगा जी, और वो गलत नहीं कहते। मैं एक ही नज़र में मुजरिम को ताड़ लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम फरहाद अली तैमूर के बारे में कुछ जानते हो? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने उसके मुतल्लिक पढ़ा है। वो सीधा होकर बैठ गया। कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वो शीरी से मोहब्बत करता था और उसके लिए एक कुदाल लेकर पहाड़ काटने गया था। पहाड़ काटकर दूध निकालना चाहता था, मगर ये कोई यकीन करने की बात है? पहाड़ के अंदर से कभी दूध निकलता है? दूध तो गाय देती है। उसने जोर से गरज कर कहा, यू शट अप। उसकी आवाज़ बड़ी गरजदार थी। बस के तमाम मुसाफिर सहम कर हमारी तरफ देखने लगे। उसने गुस्से से कहा, चलो उधर देखो, सब उधर देखो। इधर क्या तुम्हारे बाप का तमाशा हो रहा है? और ड्राइवर तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोकी है? चलो स्टार्ट करो। गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। मुसाफिर सीधे बैठकर अपने सामने देखने लगे। उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं थी। दारोगा मंगल पांडे ने मुझे घूर कर देखा, फिर मेरी तरफ झुककर आहिस्तगी से कहा, तुम गधे हो। मैं शीरी वाले फरहाद को नहीं, टेलीपैथी जानने वाले फरहाद के मुतल्लिक पूछ रहा हूँ। बस तेज रफ्तारी से चलने लगी थी। मैंने कहा, अगर मुझे फरहाद का हाथ मिल जाए तो मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उसने झुंझलाकर कहा, किस बेवकूफ़ के पास बैठने के लिए सीट मिली है? अरे फरहाद का हाथ मिल ही जाता तो मैं हथकड़ियाँ ना पहना देता, तुझे हाथ ला कर दूंगा। भला किस लिए? मैंने जरा अकड़ कर कहा, लोग मुझे महाज्योतिषी धनराज कहते हैं। अगर आपको किसी फरहाद की तलाश है तो कम से कम उसके हाथ का प्रिंट ला कर दें। मैं हाथ की लकीरें देखकर बता सकता हूँ कि पहले वो कहाँ था, अब कहाँ है और आइंदा कहाँ होगा। उसका गुस्सा यकलख्त खत्म हो गया। उसने खुश होकर पूछा, क्या वाकई तुम ज्योतिषी हो? हाथ की लकीरें देखकर सब कुछ बता सकते हो? मैंने कहा, आजमा कर देख लीजिए। उसने अपनी वर्दी पर दाईं हथेली को रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ को थाम लिया, फिर कहा, 1 मिनट तक मुझे आवाज़ न देना। मैं उसका हाथ देखने लगा, मगर ख्यालात बहुत देर से पढ़ता आ रहा था। उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर रहा था। 1 मिनट की मोहलत लेकर मैंने और बहुत कुछ मालूम किया। इसके बाद कहना शुरू किया, तुम ऊपर से पत्थर हो, अंदर से मोम। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अरे क्या खाक बड़ा है, सीने के नाप के मुताबिक है। तुम तो पेशावर ज्योतिषियों की तरह बातें बना रहे हो। काम की बात बताओ। तुम्हारी एक जायज़ बीवी और 2 जायज़ बच्चे हैं, बाकी दर्जनों नाजायज़ बीवियां और ना जाने कितनी नाजायज़ औलादें हैं। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम हाथ देखते हो या घास काटते हो? तुम ज्योतिषी नहीं घिसे रहे हो। मैं सच बताता हूं तो तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है, मुझसे कुछ ना पूछो, मगर अपने गिरेबान में झांक कर बताओ, मैंने सच कहा है या झूठ? उसने आसपास देखते हुए मेरे करीब झुककर कहा, जरा धीरे से सच बोला करो। मैंने धीरे से कहा, आज सुबह तुम बेलापुर गांव में थे। वहां एक चोर को पकड़कर हवाला तक ले जाना था, मगर वो चोर जिम्मेदार का खास आदमी था, लिहाजा तुम खाली हथकड़ी ले आए, मगर जेब भर गई। उसने फिर हाथ खींचकर कहा, बकवास करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरा नाम मंगल पांडे है। कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़े दारोगा जी कहते हैं, और तू मुझे आपसे तुम कहने लगा। जब मैं किसी का हाथ देखता हूं तो महाज्योतिषी होता हूं। अपने सामने वाले को तू या तुम कहकर मुखातिब करता हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाथ दिखाओ, वरना मैं जितनी लकीरें देख चुका हूं वो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। उसने फौरन ही अपना हाथ पेश कर दिया और पूछा, जल्दी बताओ, मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? देखो, उल्टी सीधी बात ना कहना। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, मैं अब तक सीधी बात करता रहा हूं। चलो, अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात बुरी ना लगे, लेकिन इससे तुम्हारा नुकसान होगा। आदमी को कभी कभी आईने में अपना असली चेहरा देखना चाहिए। जो अपनी बुराई नहीं सुन सकता वो खुद अपना दुश्मन होता है। नसीहत ना करो। ये बताओ, मेरी तरक्की होगी या नहीं? हेड ऑफिस में तुम्हारे कुछ कागजात मुकम्मल हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। तुमसे हसद करने वाले उस तरक्की की फाइल को दबा कर रखना चाहते हैं। वो फाइल ऊपर कब आएगी? जब तुम्हारे अमाल दुरुस्त होंगे। दुश्मनों को यह कहने का मौका मिलता है कि तुम रिश्वत लेते हो, मुजरिमों को और ज्यादा से ज्यादा जुर्म करने की ढील देते हो। ये रिपोर्ट तुम्हारे बड़े अफसरों तक पहुंचती है और तुम्हारी फाइल नीचे दबकर रह जाती है। अगर तुम रिश्वत ना लो और कोई बड़ा सा कारनामा अंजाम दो तो दारोगा जी से तरक्की पाकर। मैंने फिर बात अधूरी छोड़ दी। उसने बेताबी से पूछा, हाँ हाँ, आगे बोलो। क्या बोलूं?
अभी तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा केस आने वाला है, मगर तुम रिश्वत लोगे तो तरक्की रुक जाएगी। नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं, कोई बड़ा केस हाथ आया तो मैं रिश्वत नहीं लूंगा। मुजरिमों को कानून के हवाले करूंगा, फिर मेरी तरक्की जरूर होगी ना। जरूर होगी, मगर वो केस कब मिलेगा? एक बात का वादा करो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। एक नहीं, 10 वादे करा लो, मगर कोई बड़ा सा केस निपटा लेने दो। किसी से ये ना कहना कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं किसी से नहीं कहूंगा। जब तक हमारा सफर जारी रहेगा तुम मुझे अपना पुराना दोस्त जाहिर करोगे। हम बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। मैं सब करूंगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। बताओ केस क्या है? जब कंडक्टर मुझसे टिकट लेने आया था और पैसे के लिए मेरे सामने हाथ फैलाया था तो मैंने उसके हाथ की लकीरों को फौरन ही पढ़ लिया था। जानते हो वहां क्या लिखा था? उसने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। क्या लिखा था? लिखा हुआ था, ड्राइवर की सीट के नीचे चरस से भरा हुआ थैला छुपा कर रखा गया है। ये थैला दिल्ली में एक गैर मुल्की के पास पहुंचाया जाएगा और वो उन्हें 50,000 रुपये देगा। दारोगा मंगल पांडे की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। वह घूर कर ड्राइवर की सीट की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, देखो, जल्दबाजी से काम ना लेना। किसी बड़े पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपना कारनामा दिखाना। उसने जल्दी से हाँ हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बेशक बेशक, तुम्हारी बात दुरुस्त निकली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं किसी का हाथ देखकर एक पैसा नहीं लेता और तुम मुझे इनाम देना चाहते हो? फिर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हमारे हाथ में लिखा है कि तुम बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हो और मुझसे दोस्ती करने में तुम्हारी तरक्की ही तरक्की है, क्योंकि मैं हाथ की लकीरें देखकर मुजरिमों की निशानदेही कर सकता हूं। लेकिन खबरदार, तुमने किसी और से ये बात कह दी तो फिर दूसरे को तो तरक्की होगी मगर तुम्हारी तरक्की पीछे चली जाएगी। उसने नहीं नहीं के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं। मैं अपनी तरक्की देखूंगा। मैं भला किसी और को क्यों बताऊंगा कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो? ये राज मेरे दिल में रहेगा और मैं दिल से तुम्हें दोस्त कहता हूं। दोस्त को सिर्फ धनराज के नाम से पुकारना, महाज्योतिषी कभी ना कहना। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए कहा, धनराज, आज से तुम मेरे लंगोटिया यार हो। मैं दूसरों के सामने तुम्हें अपना दोस्त कहने पर फख्र महसूस करूंगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। अब एक दारोगा दोस्त बन चुका था। मैं पुलिस के साए में रहकर ही पुलिस वालों से महफूज रह सकता था। आधे घंटे के बाद वो बस उसी पुलिस चौकी के पास रुक गई जहां माला की कार रोकी गई थी। वो कार वहां खड़ी हुई थी और माला एक दफ्तर में बैठी हुई बोर हो रही थी। शिमला से दिल्ली तक जितने भी छोटे बड़े पुलिस स्टेशन थे, वहां के अफसरों को हुक्म दिया गया था कि वो शाहरा से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक करें और मशकूक लोगों को रोककर थाने में बिठा लें और टेलीफोन के जरिए हेडक्वार्टर में इतला दें ताकि वहां से मशकूक लोगों की आवाज़ फ़ोन के जरिए सुनी जा सके। इससे जाहिर था कि शारपर ने पुलिस हेडक्वार्टर को अपना अड्डा बनाया हुआ था और वहां के एक अफसर के जरिए तमाम इलाकों से आने वाली फ़ोन कॉलों को सुनता था और मुझ तक पुलिस वालों को पहुंचाना चाहता था। शायद फौजी हेडक्वार्टर में भी उसने यही तरीका कार इख्तियार किया होगा। पुलिस चौकी पहुंचकर ड्राइवर उतरना चाहता था। इससे पहले मंगल पांडे ने अपना रिवॉल्वर उसकी खोपड़ी से लगाते हुए कहा, जहां बैठे हो वहीं रहो। मेरा नाम मंगल पांडे है। कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़े दारोगा जी कहते हैं। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इसे हथकड़ी पहनाओ और देखो कंडक्टर भी भागने ना पाए। एक सिपाही ने कंडक्टर की गर्दन दबोच ली। दूसरे ने अपने दारोगा से हथकड़ी लेकर ड्राइवर को पहना दी। फिर उसे वहां से उठाकर दूसरी जगह बैठने के लिए कहा। बल्कि पुलिस वाले शराफत से कहते कहाँ हैं, उसे धक्का देता हुआ दूसरी जगह ले गया। दारोगा मंगल पांडे ने उसकी सीट की गद्दी को उठाकर देखा तो नीचे एक बड़ा सा थैला रखा हुआ था, जिसे खोलकर देखने से मेरे बयान की तस्दीक हो गई। मंगल पांडे ने वहीं से पलटकर खुश होते हुए मुझे देखा। मैंने इशारे से समझाया कि इस कामयाबी में वो मेरा नाम हरगिज ना ले। इसके बाद मैंने माला को मुखातिब करते हुए कहा, मैं एक बस में यहां तक आ गया हूं। अगर मेरा तुम्हारा सामना हो तो अनजान बनकर रहना। वो खुश होकर बोली, क्या आप मेरे करीब पहुंच चुके हैं? मैं बाद में बातें करूंगा। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। ड्राइवर दारोगा मंगल पांडे से कुछ लेन देन की बातें कर रहा था। उसे 10,000 रुपये देना चाहता था, लेकिन वो रिश्वत लेने से इनकार कर रहा था। उसकी गर्दन पकड़कर धकेलता हुआ बस से बाहर ले जा रहा था। फिर उसने पलटकर कहा, यार धनराज, मैं तो अब तुम्हारे बगैर एक कदम ही नहीं चलूंगा। आ जाओ मेरे साथ। मैं अपना बैग संभालता हुआ उठ गया, उसके साथ चलने लगा। वो एक फाते की शान से आगे आगे जा रहा था। सिपाही ड्राइवर और कंडक्टर को हथकड़ियां डालकर दफ्तर के अंदर ले जा रहे थे। अंदर माला बैठी हुई थी। वहां एक अफसर को देखकर मूंछों पर बल देते हुए मंगल पांडे ने कहा, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत? अफसर ने कहा, पांडे जी, हमें आपका नाम मालूम है और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ड्राइवर की सीट के नीचे से इतनी चरस निकलवा ली। मंगल पांडे ने हंसते हुए कहा, मैं एक ही नज़र में मुजरिम को ताड़ लेता हूं। इस ड्राइवर को देखते ही समझ गया था ये अपनी सीट पर बैठा 50,000 के अंडे देता जा रहा है। मैंने माला से कहा था मुझसे अनजान बनकर रहे, लेकिन वह बेख्तियार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, यह बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यहाँ फौजी अफसरान भी उन्हें शुबा हो सकता है। एक फौजी कैप्टन ने पांडे से कहा, आप बहुत होशियार ऑफिसर हैं।
दरअसल हमारे यहाँ ईमानदार ऑफिसरों की कमी है। अब यही देखिए कि इस चौकी में कितनी गाड़ियां आकर रुकती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कभी कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। मिस्टर, आपका नाम क्या है? मुझको मंगल पांडे कहते हैं। कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत? वो कहते कहते रुक गया क्योंकि फौजी अफसर उसके सामने खड़ा हुआ था। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि कोई आपका नाम लेने की जरूरत नहीं करता, सब आपको बड़े दारोगा जी कहते हैं। भाई, हम भी बड़े दारोगा जी कहते हैं। क्या आप चौकी में खड़ी हुई दूसरी गाड़ियों को चेक करने की जहमत गवारा करेंगे? हो सकता है कुछ और मुजरिम आपकी वजह से पकड़े जाएं। मंगल पांडे ने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, हाँ जरूर, मैं अभी जाकर चेक करूंगा। चलो धनराज। उसने मेरे बाजू को थाम लिया। फौजी कैप्टन ने पूछा, ये साहब कौन है? सर, ये मेरे बचपन का साथी है, जिसको हम अपनी जुबान में लंगोटिया यार कहते हैं। कैप्टन मुझे शुबे की नजरों से देख रहा था। जब एक पुलिस अफसर मुझे बचपन का साथी कहने लगा तो शुबे की गुंजाइश नहीं रही। इसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। कैप्टन ने रिसीवर उठाकर अपना तारुफ कराया, फिर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर बोला, क्या कहा? एक भिखारी के पास से वो धोती और कमीज बरामद हुई है जिसे फरहाद पहनकर होटल से निकला था। ठीक है, वो कपड़े फौरन यहाँ ले आओ। उसके साथ आने वाली माला नामी औरत यहाँ मौजूद है, वो कपड़ों को पहचान लेगी। इस शहर के आसपास दूर तक के इलाकों को छान मारो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने माला के दिमाग में पहुंचकर कहा, वो कपड़े आए तो तुम शनाख्त कर लेना। मैं मंगल पांडे के साथ बाहर जाते हुए बोला, तुमने रिश्वत ना लेकर अपनी तकदीर बदल ली है। तुम और ज्यादा खुश नसीब बनने वाले हो। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया था, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहती हैं। आज तुम जितनी रिश्वतों को ठुकराओगे उतने ही बड़े बड़े केस हाथ आते जाएंगे। वो खुश होकर बोला, अब मैं तुम्हारी एक एक बात को मानना अपना धर्म समझता हूं। तुम कहोगे कि अंधे कुएं में छलांग लगाने से मेरी तरक्की हो सकती है, तो मैं सोचे समझे बगैर छलांग लगा दूंगा। मैंने कहा, तुम जिन लोगों पर शुबा करो, किसी बहाने उनका हाथ दिखा दो, मैं तुम्हें सही तौर पर गाइड करूंगा। उसने यही किया। चंद सिपाहियों के साथ एक ट्रक को चेक करता रहा। वहां उसे किसी पर शुबा नहीं हुआ। दरअसल मैंने उसे शुबा करने का मौका नहीं दिया। जब वो ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह से बातें करता था तो मैं उनके दिमागों में पहुंचकर मालूम कर लेता था कि वो कोई माल छुपा कर ले जा रहे हैं या नहीं। उसने एक बड़ी सी वैगन कार को चेक किया। उसके मालिक से बात की तो मैंने उसके दिल में शुबा पैदा किया। उसने वैगन कार के मालिक से पूछा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। मैंने अभी देखा है तो मुट्ठी बांधे हुए थे, चलो हाथ दिखाओ। उसने अपनी हथेली सामने फैला दी। मैं उसके सामने खड़ा हुआ था। मंगल पांडे ने हथेली को अच्छी तरह खोलकर देखते हुए कहा, मुझे इसमें से चरस की बू आ रही है। वो शख्स घबरा गया, फिर हंसते हुए बोला, दारोगा जी, आप तो मजाक करते हैं। भला मेरा चरस से क्या ताल्लुक? क्या आपको नहीं मालूम? मैं दिल्ली वेस्ट कमिश्नर का साला हूं। मैंने मंगल पांडे के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, सालों के मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो आओ हम दूसरी गाड़ी चेक करते हैं। मैंने उसे दूर ले जाते हुए कहा, यह शख्स तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियत की चरस ले जा रहा है। तुम पूरी वैगन को खोलकर फिर से जोड़ दोगे, फिर भी समझ नहीं पाओगे कि वो चरस कहाँ छुपा कर ले जा रहा है। यार धनराज, तुम ज्यादा ना उलझाओ, बता दो वो कहाँ छुपा कर ले जा रहा है। वैगन में 2 एक्स्ट्रा व्हील यानी फाजल पहिए हैं। मंगल पांडे ने कहा, हर गाड़ी में 1-2 पहिए फाजल होते हैं ताकि पंचर हो जाए तो दूसरा लगाया जाए। मेरी बात सुनो, पहिए के टायर के अंदर ट्यूब होती है और ट्यूब में हवा भरी होती है, लेकिन उन दोनों पहियों के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर चरस भरी हुई है। वो एकदम से उछलकर मेरी तरफ पलट गया, फिर बोला, अरे ये तो बड़ा ही फैंटास्टिक आइडिया है। क्या वो इस तरह चरस ले जा रहा है? अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो वाह वाह हो जाएगी। कल के अखबारात में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। और तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हें पहिए में छुपी हुई चरस के मुतालिक कैसे मालूम हुआ, तो ये कह देना कि तुम्हें चरस की बू महसूस हो जाती है। तुम चेकिंग के दौरान उन पहियों के पास गए थे, तुम्हें बू महसूस हुई और तुमने उसे ढूंढ निकाला। उसने मेरे शाने पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ यार, मैंने अखबार में पढ़ा है, इंग्लैंड एयरपोर्ट पर एक ऐसा कुत्ता है जो सूंघकर चरस के स्मगलरों को गिरफ्तार करा देता है। यार मंगल पांडे, अब मैं तुम्हें कुत्ता तो नहीं कह सकता। उसने गुस्से से गुर्रा कर देखा, फिर उसे याद आया कि मैं उसका बड़ा मोहसिन हूँ। वो यक बयक कहका मारकर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए बोला, यार तुम मुझे कुत्ता भी कह दो तो बुरा नहीं मनाऊंगा। अब जाओ और फौजी कैप्टन से कहो इस वैगन को चारों तरफ से घेर दे। पुलिस वालों का ये काम नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का मालिक और इसके 2 साथी अपने साथ जबरदस्त असला रखते हैं, वो मुकाबले पर उतराएंगे। हम फिर दफ्तर के अंदर आए। उसने मुझे बैठने के लिए कहा, फिर कैप्टन को एक तरफ ले जाकर इस सिलसिले में बात करने लगा। थोड़ी देर बाद कितने ही फौजी जवान अलर्ट हो गए। उन्होंने चारों तरफ से वैगन को घेर लिया। गाड़ी के मालिक और उसके साथियों को हथियार निकालने का मौका ही नहीं दिया। अब मंगल पांडे दिल ही दिल में घबरा रहा था। अगर पहिए के अंदर से चरस बरामद ना हुई तो बड़ी इंसल्ट होगी। फौजी अफसरों की डांट सुनना पड़ेगी। अगरचे वो मेरे कहने पर अंधे कुएं में छलांग लगाने का दावा करता था, फिर भी इब्तदा में मुकम्मल यकीन और एतमाद नहीं होता। वो वैगन कार के पास खड़ा हुआ था। उसके हुक्म से सिपाही 2-2 पहियों को बाहर निकाल रहे थे। 2 फोटोग्राफर्स तैयार थे और तस्वीरें उतारते जा रहे थे। जब पहिए के टायर को अलग किया गया और ट्यूब को चाकू से काटा गया तो सब हैरान रह गए। मंगल पांडे का दावा सच साबित हो गया कि वो सूंघकर चरस का सुराग लगा लेता है। पांडे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फौजी कैप्टन खुश होकर उसे मुसाफिया कर रहा था। फोटोग्राफर्स तस्वीर उतार रहे थे। फिर इन चरस भरे 2 पहियों के साथ मंगल पांडे की तस्वीर उतारी गई और ये सारी तस्वीरें कल के अखबारात में आने वाली थीं।
मैं दफ्तर में माला के करीब ही बैठा हुआ था, मगर हम अजनबी बने हुए थे। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात करने के लिए बेचैन हो, मगर ऐसी गलती ना करना। बाद में बात करने के बहुत से मौके आएंगे। उसने पूछा, आपने इस पुलिस अफसर से कैसे दोस्ती कर ली? ये सब टेलीपैथी का कमाल है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि मैं फरहाद हूँ। वो मुझे धनराज के नाम से जानता है और मेरा पक्का मुरीद हो चुका है। मैंने मंगल पांडे के दिमाग में रहकर उसकी सोच में कहा, इस खुशी में मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि धनराज सिर्फ मेरे बचपन का बहुत प्यारा दोस्त है। वो ज्योति नहीं है, उसने उन मुजरिमों तक मेरी रहनुमाई नहीं की। ये बात मुझे किसी से नहीं कहना चाहिए। मैं उसकी सोच में ये बात बार बार याद दिला रहा था। वो एक अखबारी रिपोर्टर को बयान देता जा रहा था। मेरी याद दिलाने पर वो और मोहतात हो गया। बड़े दारोगा ने एक ही जगह 2 गाड़ियों से मुख्तलिफ मुजरिमों को गिरफ्तार कराया था। इस सिलसिले में इब्तदाई कानूनी कार्रवाइयां हो रही थी, जिसमें खासा वक्त लगने वाला था। मैं फौजी कैप्टन के दिमाग को पढ़ने लगा, क्योंकि वो दिल्ली की फौजी बैरक से ही आया था। उस कैप्टन का नाम गंगाधर था। उसकी सोच बता रही थी, सुबह उसे आला अफसरान ने तलब किया था। वो 9 बजे कैसे रूम में दाखिल हुआ, जहां आला अफसरान की एक खुफिया मीटिंग हो रही थी। इस खुफिया इजलास में गुफ्तगू का मरकज हमारा बेटा पारस था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के काला अफसर ने बात शुरू करते हुए कहा, यह ताज़ा तरीन इतला है और इसकी तस्दीक हो चुकी है। रसवंती और फरहाद का बेटा पारस इस्तांबुल में है। तमाम ऑफिसर उसे तवज्जो से और कुछ बेयकीनी से देखने लगे। इंटेलिजेंस का वो ऑफिसर अपनी फाइल में से एक कागज़ निकालकर इजलास के चेयरमैन की तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था, ये इंटरपोल के चीफ की रिपोर्ट है जो इस्तांबुल से भेजी गई है। रेड पावर के मुल्क से हमारी गहरी दोस्ती है। हम उसके मास्क मैन से भी सही सूरत हाल मालूम कर सकती हैं। मिस्टर चेयरमैन, आप मास्क मैन से हॉटलाइन पर गुफ्तगू कर सकती हैं, फिर सुपर मास्टर से भी इसकी तस्दीक कराई जा सकती है। चेयरमैन ने तायद में सर हिलाकर इंटरकॉम के जरिए अपने पर्सनल सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि वो मास्क मैन से रब्ता कायम करे। फिर उसने पूछा, क्या आप उस बच्चे के मुतल्लिक वजाहत फरमाएंगे जो इस्तांबुल में है? इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, चंद भाइयों ने एक ऐसी ट्रांसफार्मर मशीन ईजाद की है जिसके जरिए एक शख्स की तमाम जहनी सलाहियतों को दूसरे शख्स में मुंतकिल किया जा सकता है। इस तरह उन भाइयों ने फरहाद की टेलीपैथी की सलाहियत को अपने अपने अंदर मुंतकिल कर लिया। चूंकि वो टेलीपैथी जानने वाले भाई हमसे यहाँ ताउन कर रहे हैं, फरहाद को हमारे ही मुल्क में गिरफ्तार कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसे किस्से कहानी की बात नहीं समझेंगे। ये एक हकीकत है। उससे ट्रांसफार्मर मशीन का वजूद है। एक अफसर ने कहा, उस मशीन का बच्चे से क्या ताल्लुक? मैं यही कहने जा रहा हूँ। इन भाइयों ने उस मशीन के 3 हिस्से किए थे ताकि वो मशीन अपनी मुकम्मल सूरत में एक ही जगह ना रहे। उसके चोरी होने का खदशा था। अगर वो चोरी भी हुई तो मुकम्मल चोरी नहीं होगी। वह मशीन किसी भी चोर के पास, किसी भी खतरनाक तंजीम के पास मुकम्मल सूरत में नहीं पहुंचेगी। फिर हुआ यूं कि पिछले दिन एक 5 बरस के बच्चे ने उस खुफिया मशीन के हिस्से को एक खुफिया जगह से चुरा लिया। तमाम अफसरान मुस्कुराने लगे। किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि एक 5 बरस के बच्चे ने ऐसा किया है। एक अफसर ने पूछा, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस मशीन के लिए दुनिया की खतरनाक तंजीमें और बड़े बड़े ममालिक दीवाने हो रहे हैं, उसके एक हिस्से को एक 5 बरस के बच्चे ने चुरा लिया? क्या आप ये कहेंगे कि यह भी किस्से कहानी की बात नहीं है? सुरागरसा अफसर ने जवाब दिया, अभी आप कायल हो जाएंगे। जरा दिमाग पर जोर देकर सोचने की बात है। उस 5 बरस के बच्चे के दिमाग में उसके टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप मौजूद हों तो बच्चा उसे बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, बल्कि ऐसे कारनामे अंजाम दे रहा है और जुराइम पेशा अफराद को हैरानी में मुब्तला करता जा रहा है। कई अफसरान ने कायल होकर बारी बारी कहा, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे। टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप उस बच्चे को अपना आलियाकार बनाकर दुनिया को हैरान कर सकती हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान इजलास का चेयरमैन इंटरपोल की रिपोर्ट पढ़ रहा था। फिर उसने सर उठाकर कहा, मौजूद हाजरीन, ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। इंटरपोल एक जिम्मेदार इदारा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वह बच्चा वादी काफ की एक औरत के पास था। उस औरत का नाम हाशिया है। चेयरमैन ने उस रिपोर्ट पर फिर एक नज़र डाली और कहा, दूसरी अहम बात यह है कि सोनिया इस्तांबुल में मौजूद है। उसकी मौजूदगी कोई मायने रखती है। अभी हमारे सुरागरसा अफसर ने एक अहम नुक्ता बयान किया कि टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप बच्चे के दिमाग में रहकर बड़े बड़े कारनामे दिखा सकती हैं। इससे साफ जाहिर है कि रसवंती और फरहाद भी इस्तांबुल में मसरूफ़ हैं, अगरचे फरहाद जिस्मानी तौर पर हमारे मुल्क में है। एक अफसर ने सवाल किया, हमें इस बात को अहमियत देना चाहिए कि फरहाद यहाँ क्यों मौजूद है। उसकी मौजूदगी की बहुत सी वजूहात समझ में आती हैं। जैसा कि इब्तदा में मालूम हुआ, उसने एक औरत नीलमा दासी को माँ बनाया है। वो अपनी माँ की खातिर यहाँ आया ताकि उससे ताल्लुक़ रखने वाले हीरे किसी दूसरे की तहवील में ना जाएं। ये हम देख चुके हैं। हीरे उस मंदिर से बरामद किए गए। उन्हें सरकारी तहवील में पहुँचाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए। इसके बावजूद फरहाद वो हीरे निकाल ले गया। वो अफसरान मेरे मुतल्लिक गलत सोच रहे थे, क्योंकि शारपर और हारपर उनके दोस्त बने हुए थे। वो दोस्तों पर शुबा नहीं कर सकते थे, जबकि हीरे चुराने वाले वही लोग थे। ये अलग बात है कि जब वो हीरे अमेरिका पहुंचाए गए तो वहां से मैंने गायब करा दिए और माँ जी से वादा कर लिया जब भी वो न्यूयॉर्क पहुंचेगी उन्हें हीरे मिल जाएंगे। बहरहाल हीरों की बात ज़िमनी तौर पर आ गई थी। अभी तो इस्तांबुल वाला पारस उनके लिए मसला बन गया था। अफसर कह रहा था, इन हीरों का मामला ख़त्म हो चुका है। फरहाद उन्हें यहाँ से मुंतकिल कर चुका है। अब हमारे मुल्क में क्या कर रहा है? क्या उसे मालूम हो गया कि हमने एक और पारस को अपने यहाँ छुपा रखा है?
तीसरे अफसर ने नागवारी से कहा, यह मुमकिन नहीं है। हमने बड़ी राजदारी से काम लिया है। रसवंती और फरहाद हमारी फौजी बैरक तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक और अफसर ने कहा, बड़े बड़े ममालिक ऐसी ही खुशफहमियों में मुब्तला रहते हैं और वो अपना काम करके निकल जाता है। सवाल ये पैदा होता है, फरहाद अगर फौजी बैरक में पहुंच चुका है और उस पारस के दिमाग में भी आता है, तो क्या असल पारस यही है जो हमारे पास है, या असल वो है जो इस्तांबुल में हंगामे कर रहा है? चेयरमैन ने कहा, हमें सिर्फ फरहाद की मौजूदगी की वजूहात मालूम करना चाहिए, लेकिन इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो हमारी फौजी बैरक तक पहुंच सकता है। जो शख्स समुद्र की तह में और ज़ेर ज़मीन तंजीमों की शारक तक पहुंच जाता है, उसे फौजी बैरक तक पहुंचने में क्या देर लगेगी? अगर हम ये तस्लीम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने हिफाजती इंतजामात के सिलसिले में खुशफहमी का शिकार रहती हैं। एक आला अफसर ने कहा, हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि फरहाद हमारे कैदी पारस के दिमाग तक पहुंच चुका है, तो फिर यह बात साफ हो जाती है कि असल पारस यही है जो हमारे पास है। एक और आला अफसर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, उसके लिए फरहाद का यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी नहीं। वो तो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर कैदी पारस के दिमाग तक पहुंच सकता है, उसे यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा आपकी यह दलील कमज़ोर है कि उसकी मौजूदगी से हमें अपने कैदी पारस को असली समझ लेना चाहिए। इस सिलसिले में एक और सवाल पैदा होता है, क्या रसवंती और फरहाद हमारे दिमागों तक पहुंच चुके हैं? एक अफसर ने कहा, हमने टेलीपैथी जानने वाले भाइयों से भी महफूज रहने की हर मुमकिन कोशिश की है। हम उन्हें अपनी फौज के एक मामूली सिपाही तक भी पहुंचते हुए देखना नहीं चाहते। वो पुलिस अफसरों तक पहुंच रहे हैं, यही काफ़ी है। हम इस डिपार्टमेंट के जरिए दोस्त और दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों की मसरूफियात को समझते रहते हैं और उन्हें गाइड करते रहते हैं। जब हमारी ज़रूरत पेश आएगी तो हम मैदान अमल में आएंगे, लेकिन इस एहतियात के साथ कि हम में से किसी अफसर के दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला पहुंच ना सके। एक आला अफसर ने कहा, आज हमने अपनी फ़ौज का एक अलहदा शोबा बनाया है। उसमें चंद अफसरान और तकरीबन 100 फौजी जवान होंगे जो बैरक से बाहर रहेंगे। टेलीपैथी जानने वालों के सिलसिले में हमारी ज़रूरत पेश आएगी तो वही फ्रंट लाइन में रहेंगे। मुख्तसर यह कि इस फ्रंट लाइन में कैप्टन गंगाधर को रखा गया था। फिर जब यह इतला मिली कि फरहाद एक होटल में था और पुलिस वाले उसे घेर कर गिरफ्तार करने में नाकाम रहे और अब वो दिल्ली की तरफ सफ़र कर रहा है, तो फौज का वो शोबा हरकत में आ गया जो फ्रंट लाइन के लिए मखसूस किया गया था। मैं कैप्टन गंगाधर के ख्यालात भी पढ़ता जा रहा था और दिमागी तौर पर उस दफ्तर में हाजिर भी रहता, क्योंकि गंगाधर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैं और माला जिस मेज़ के पास बैठे हुए थे, उसके दूसरी तरफ एक और फौजी अफसर बैठा हुआ था। उसने नंबर डायल करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर कहा, मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर से रब्ता कायम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी ऑफिसर से रब्ता कायम हुआ। उसने पिछले तमाम फौजी अहकामात का हवाला देते हुए कहा, जो जहाज़ मुल्क से बाहर जा रहा है उसके मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखो। हर मुसाफिर को एंटी मेकअप कैमरे के जरिए देखो। कोई मशकूक हो तो उसकी तस्वीर फ़ौरन उतारो और उसे हिरासत में ले लो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, BOAC का एक तैयारा तकरीबन 1.5 घंटे बाद फ्लाई करने वाला है। वो इस्तांबुल होते हुए जाएगा। हमें कैप्टन गंगाधर ने पहले ही ताकीद किया कि इस्तांबुल जाने वाले तैयारे के तमाम मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखी जाए। मैं चुपचाप बैठा फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। वह गुफ्तगू मेरे लिए बड़ी कारआमद साबित हुई। मैं तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरी तरफ बोलने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। उसका एक मातहत एंटी मेकअप कैमरा हाथ में लिए उन मुसाफिरों को देख रहा था जिन्हें कैबिन में जाकर खुद को पूरी तरह चेक कराना पड़ता था। ऐसे वक्त वह उन्हें उस कैमरे के लेंस से देखता। मुसाफिर ठहर ठहर कर आ रहे थे। 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसके जरिए एक तनहा मुसाफिर के लब लहजे को भी याद रखा ताकि आइंदा वो मेरे काम आए। 1 घंटे के बाद BOAC का तैयारा वहां से रवाना हो गया। इसके बाद मैंने तकरीबन आधे घंटे तक उसके दिमाग को अपने कब्जे में रखा, फिर उसे छोड़ दिया। वह बौखलाकर अपने आप को और माहौल को देखने लगा। मैंने कहा, हेलो मिस्टर, तुम्हारा एंटी मेकअप कैमरा किसी काम नहीं आया। जिस वक्त मैं सामने से गुजरने वाला था उससे पहले ही तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। तुम मेरी तस्वीर ना उतार सके और ना ही मुझे मेकअप में देख सके। अब यह तैयारा हिंदुस्तान की सरहद पार कर चुका है, इसलिए तुम्हारे दिमाग को आज़ाद छोड़ रहा हूँ। कैमरामैन ने जब ये बात सिक्योरिटी ऑफिसर को बताई तो वह फट पड़ा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जनाब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने आप में नहीं था, मेरा दिमाग उसके कब्जे में था, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता था। यह खबर कैप्टन गंगाधर तक पहुंची तो वो भी तिलमिलाकर रह गया। उसने जूनियर ऑफिसर को देखते हुए कहा, यह शख्स छल्ला हुआ है, पलक झपकते इधर से उधर नजर आता है। हम शिमला जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं और यह जाने किस तरह दिल्ली पहुंच गया था। टेलीपैथी के जरिए ऐसे इंतजाम किए होंगे कि दिल्ली पहुंचते ही तैयारे में सीट मिल गई होगी। वो हमारे एक अहम कैमरामैन को ट्रैप करके निकलने में कामयाब हो गया। गंगाधर ने ट्रांसमीटर के जरिए अपने हेडक्वार्टर वालों से रब्ता कायम किया। फिर अपने आला अफसर से कहा, जनाब, इस सूरत हाल के पेश नज़र इंटरपोल से ही मदद हासिल की जा सकती है। कैमरामैन के बयान के मुताबिक फरहाद इस्तांबुल जाने वाला है। हालात भी यही बता रहे हैं। उसकी पूरी टीम इस्तांबुल में मौजूद है। दूसरी तरफ से यकीन दिलाया गया कि अभी इंटरपोल से रब्ता कायम किया जा रहा है। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, उसे जेब में रखा, फिर बंद कमरे से बाहर आया। मैं माला के साथ बैठा हुआ था। उसने मुझ पर नज़र डाली। बेचारा मेरे लिए कितना परेशान था। मुझे देख रहा था। अपनी मसरूफियात के दौरान करीब से गुजरता भी रहता था।
और मुझे तलाश करने के लिए इंटरपोल वालों को जहमत दे रहा था। बरसों पुलिस की नौकरी करने के बावजूद दारोगा मंगल पांडे को सरकारी गाड़ी कभी नहीं मिली थी। आसपास के इलाकों से चोरों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद वो बसों में सवार होकर उन्हें हवालात पहुंचाता। आज पहली बार उसे सरकार की तरफ से एक गाड़ी मिली ताकि वो मुजरिमों को बिठाकर दिल्ली ले जाए। इतनी देर में वो धोती कमीज और चप्पलें पुलिस चौकी तक पहुंच गई थी। माला ने उन्हें देखते ही शनाख्त कर लिया और कहा, जो शख्स मुझे होटल से निकाल कर लाया था उसने यही कपड़े पहने थे। कैप्टन गंगाधर ने कहा, मिस्टर पांडे, आप मिस माला को भी अपने साथ दिल्ली ले जाएं। वहां इनकी जमानत देने वाला कोई हो तो बेशक इन्हें रिहा कर दें, वरना आप तो कानूनी कार्रवाई जानते ही हैं। मंगल पांडे ने कहा, मैं इस केस को भी निपटा लूंगा। इस तरह माला को हमारे साथ जाने का मौका मिला। मैंने कहा, पांडे, बेहतर न होगा कि हम राम से माला की गाड़ी में बैठकर चलें और मुजरिम तुम्हारे सिपाहियों की निगरानी में सरकारी गाड़ी में सफ़र करें। उसने मेरे मशवरे को तस्लीम किया। हमारी गाड़ियां आगे पीछे रवाना हुई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए पूछा, माला, अब तो मुतमईन हो, मैं तुम्हारे साथ ही दिल्ली जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर फिर दारोगा के साथ चले जाओगे? यहाँ मुख्तसर सी मुलाकात हो रही है, इसकी मौजूदगी में बात भी नहीं कर सकते। वो ड्राइव कर रही थी मंगल पांडे उसके साथ वाली सीट पर यूं बैठा हुआ था जैसे मुजरिमों को पकड़ कर ले जा रहा हो। मैं पिछली सीट पर था। मैंने कहा, जरा तमाशा देखो, अभी हमारी सीटें बदल जाएंगी। मैंने पांडे के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता थपकना शुरू किया। उसने जमाही ली, फिर कहा, बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। पिछली सीट पर आकर आराम से लेट जाओ, मैं अगली सीट पर बैठ जाता हूँ। हाँ, आराम से सोने का मौका मिलेगा, वरना मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़े दारोगा जी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि मैं कभी सोता नहीं, सोता भी हूं तो एक आंख से जागता रहता हूं। माला ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। हमारे पीछे आने वाले कैदियों की गाड़ी भी रुक गई। मैं अगली सीट पर आया। मंगल पांडे पिछली सीट पर चला गया। फिर गाड़ियां आगे बढ़ गईं। मैंने दोबारा उसके दिमाग को थपकना शुरू किया। 1 मिनट के अंदर उसके खराटे सुनाई देने लगे। वह मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने कहा, तुम जुबान से गुफ्तगू कर सकती हो। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग को संभाला, दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए बोली, मैं आपको किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। आप जैसा बाकमाल इंसान सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। यही तो मुसीबत है, सारी दुनिया में एक हूं और सारी औरतें ये दावा करती हैं कि मुझे पकड़कर नहीं छोड़ेंगी। ये बात मैंने जुबान से नहीं कही, वरना वो बुरा मान जाती। उसने कहा, एक और कमाल दिखाओ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। क्या चाहती हो? दिल्ली पहुंचने तक ऐसा चक्कर चलाओ कि ये दारोगा कैदियों को अपने साथ ले जाए और तुम्हें मेरे साथ छोड़ दे। इसके लिए कमाल नहीं दिखाना होगा, तुम वहां पहुंचती अपनी जमानत का इंतजाम करो। मैंने पुलिस चौकी से अपने वकील को फ़ोन किया था कि दिल्ली पहुंचने वाली हूं, मेरी जमानत के कागजात तैयार रखे जाएं। जैसे ही तुम्हारी जमानत होगी मैं मंगल पांडे से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने एकदम से चौंक कर कहा, गाड़ी रोको, आगे खतरा है। बहुत दूर रास्ते में 2 ट्रक एक दूसरे के सामने मुंह किए खड़े हुए थे, यानी आगे जाने का रास्ता रोक रहे थे। मैंने अकबनुमा आईने में देखा, पीछे कैदियों की गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे भी 2 ट्रक दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, माला, जैसे ही मैं तुमसे कहूं तुम फौरन सीट पर लेट जाना। जरा भी सर उठाकर देखने की कोशिश न करना, वरना गोलियां चलेंगी तो उनकी जद में आ जाओगी। ये कहने के बाद मैंने अचानक ही मंगल पांडे को नींद से जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठते हुए बोला, खबरदार! कौन है? खबरदार! मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, सब मुझे बड़े दारोगा। मैंने बात काट कर कहा, बड़े दारोगा जी, हम चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। उसने दीदे फाड़ फाड़ कर देखा। सामने 2 ट्रक में से मुसल्लह अफराद राइफलें उठाए चले आ रहे थे। पीछे से भी कुछ राइफल बरदार नजर आए। वो सब तादाद में 10 होंगे। एक शख्स के हाथ में रिवॉल्वर था। उसने दूर ही से चीखते हुए कहा, दारोगा मंगल पांडे, हम फायरिंग शुरू करने से पहले आखिरी बात पूछना चाहते हैं, दोस्त बनोगे या नहीं? हमारी दोस्ती तुम्हें फायदा भी पहुंचाएगी और जिंदगी भी देगी, वरना यहां तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। मंगल पांडे का चेहरा जर्द पड़ गया। वो थूक निकलकर बोला, यार धनराज, ये हम किस मुसीबत में फंस गए? मैंने कहा, तरक्कियां यूं ही तो नहीं होती। एक पुलिस इंस्पेक्टर को इसी तरह खतरात से खेलना पड़ता है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाना पड़ती है। कैसी बात करते हो? जिंदगी दांव पर लगा दी तो तरक्की कैसे मिलेगी? रिवॉल्वर वाला करीब आते हुए कह रहा था, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं मरूंगा, बाकी साथी तुम्हें भून कर रख देंगे, फिर अपने साथियों को छुड़ा कर ले जाएंगे। उसने करीब आकर पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, दारोगा जी, बाहर आओ। मैं इतनी देर में मालूम कर चुका था कि इस शख्स के साथियों के पास हैंड ग्रेनेड भी हैं। उन्होंने सोचा था जब दारोगा काबू में नहीं आएगा और गाड़ी लेकर भागने लगेगा तो बम के धमाकों से गाड़ी तबाह कर दी जाएगी। उसकी दहशत से पीछे आने वाली कैदियों की गाड़ी रुक जाएगी। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर बैठ गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक जोर से चीखकर अपने साथियों को मुखातिब किया, जय किशन, क्या तैयार हो? दूर महाज बनाए हुए जय किशन ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जय किशन के पास 2 हैंड ग्रेनेड थे। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक अपने एक साथी को मुखातिब किया जिसके पास और 2 हैंड ग्रेनेड थे। इस तरह मैंने उसके साथी की भी आवाज़ सुन ली। अब आगे रास्ता रोकने वाले ट्रक से जितने आदमी आए थे उनके पास भी 2-2 हैंड ग्रेनेड थे। मैंने उस शख्स के जरिए उन्हें भी मुखातिब किया और उन हैंड ग्रेनेड वालों तक पहुंच गया। मंगल पांडे पिछली सीट से निकलकर उस शख्स के सामने पहुंच गया। वो शख्स कह रहा था, दारोगा जी, कार की तरफ घूमकर दोनों हाथ ऊपर उठाओ ताकि मैं तुम्हारे होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल सकूं। मंगल पांडे उसके हुक्म की तामील करते ही घूम गया, लेकिन घूमते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच चुका था। उसने एक झटके से अपना रिवॉल्वर होलिस्टर से निकाला
पिछली तरफ इस तरह टांग चलाई कि आने वाले के हाथ से रिवॉल्वर निकल गया। उस वक्त तक मैं वहां पहुंच गया था। मैंने उसका रिवॉल्वर उठा लिया। दूसरी तरफ मंगल पांडे ने उसे रिवॉल्वर की जद में रखते हुए कहका लगाते हुए कहा, मेरा नाम मंगल। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी तुम्हारे आगे पीछे बहुत से मंगल बुध जुमेरात बाकी हैं। मैंने एक तरफ से जय किशन और उसके साथी को दौड़ते हुए आने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ से वो 2 हैंड ग्रेनेड वाले भी दौड़ते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैं कभी उनके दिमाग में जाता, कभी उनके दिमाग में आता। वो रुकते जाते, चौंक कर अपने आप को देखते जाते, फिर मेरी गिरफ्त में आकर आगे बढ़ जाते। जब वो हमारी जद पर आ गए तो मैंने मंगल पांडे को उनकी तरफ फायर करने पर मजबूर किया और खुद दूसरी तरफ घूमकर बाकी 2 आने वालों पर फायरिंग की। वो नाड़ी नहीं थे, लेकिन मेरी ख्याल ख्वानी से बौखलाए हुए थे। इससे पहले कि अपनी राइफलें संभालते हमारी गोलियों का निशाना बन गए। आने वाला बदहवासी में मुब्तला हो गया था। मैंने उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाकर कहा, तुम अपनी जान देने आए हो, हम जानते हैं। तुम्हारे साथी तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकेंगे। अपने 4 साथियों का अंजाम देख चुके हो। मैं तुम्हारे हाथ की लकीरों में देख चुका हूं। इन 4 मरने वालों की जेबों में 2-2 हैंड ग्रेनेड मौजूद हैं। ये बात मैंने मंगल पांडे को सुनाने के लिए कही। फिर उसे कहा, अपने आदमी को हुक्म दो कि राइफलें फेंककर दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाएं। वो अपने साथियों को हुक्म देने लगा। उधर मंगल पांडे दौड़ता हुआ मरने वालों के पास गया और उनकी जेबों से हैंड ग्रेनेड निकाल रहा था। ट्रक के एक तरफ महाज बनाने वालों ने अपनी राइफलें फेंक दी थी। अपने हाथ उठाकर आ रहे थे, मगर दूसरी तरफ महाज बनाने वालों में से एक ने चीख कर कहा, हम हार नहीं मानेंगे, अपने साथियों को छुड़ा कर ले जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर तुम मरते हो तो मर जाओ, पहले मैं ही तुम्हें मार रहा हूं। वो हमारे शिकार को खत्म करना चाहता था। इससे पहले ही मैंने मंगल पांडे के दिमाग में पहुंचकर फुर्ती दिखाई। उसने फौरन ही मेरी मर्जी के मुताबिक हैंड ग्रेनेड की चाबी दांतों में दबाकर निकाली और उसे महाज की तरफ उछाल दिया। इसके साथ ही मैंने मंगल पांडे को जमीन पर गिरा दिया ताकि दूसरी तरफ से आने वाली गोली की जद में ना आ सके। चंद सातों के बाद ही दूसरी तरफ के महाज पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। कितने ही लोगों की चीखें सुनाई दी और जो जिंदा बचे वो भागने लगे। मंगल पांडे को पैर दर पे कामयाबियों ने और जोशीला और जज्बाती बना दिया। उसने फौरन ही जमीन पर से उठकर दूसरे हैंड ग्रेनेड की चाबी दांतों से निकाली, उसे दूसरी तरफ से आने वालों की तरफ उछाल दिया। उधर भी वही क़यामत का धमाका हुआ। वही चीखों पुकार सुनाई दी। कितने हाथों से राइफलें गिरी, कितने गिरने के बाद उठने के काबिल न रहे और जो इस काबिल थे वो भागने लगे। इन कामयाबियों को देखते हुए कैदियों की गाड़ी से भी सिपाही निकलकर अपनी राइफलों से फायरिंग करने लगे। मंगल पांडे ने अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, खबरदार, अपनी राइफलें नीचे कर लो। मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बड़े दारोगा जी कहते हैं। मैंने तन्हा उन लोगों को मारा है। तुम सब इस बात के गवाह रहोगे। इनकी लाशों को उठाकर हमारी कार की छत पर डाल दो। जो जख्मी है उन्हें सरकारी गाड़ी की छत पर डालकर रस्सियों से बांधो और इसी तरह दहली ले चलो। मैंने कहा, इनमें किसी की जेब में आगे वाले ट्रक की चाबी होगी। अपने सिपाही से कहो तलाशी लेकर सामने वाला ट्रक हटा दें। हम जाएंगे कैसे? उसने एक सिपाही को यही हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद सामने का रास्ता साफ हो गया। लाशों को कार की छत पर डाल दिया गया और जख्मियों को सरकारी गाड़ी की छत पर बांध दिया गया। जो शख्स रिवॉल्वर लेकर मंगल पांडे को धमकी देने आया था, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे भी कैदी गाड़ी में पहुंचा दिया गया।